नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। रेजिस्टेंस एक अपोजिंग एलिमेंट होता है, अर्थात किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करती है, उस करंट के फ्लो को ये क्या करता है, अपोज करता है या विरोध करता है। उसे ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें तो सिंपल इसको लिख सकते हैं, इट ऑफर्ड opposition to the flow of current in DC। अर्थात एक डीसी में धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसका ये मतलब है कि एक कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है, उस करंट के फ्लो को जो अपोज करता है या विरोध करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अर्थात रेजिस्टेंस क्या होगा, डीसी में धारा के प्रवाह का क्या करेगा, विरोध करेगा। मतलब उसमें करंट को फ्लो होने से वो क्या करेगा, वो रोकेगा। तो इसको हम इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं, इट ऑफर्ड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन डीसी इज नोन एज रेजिस्टेंस। अर्थात उसको हिंदी में कह सकते हैं, एक डीसी में धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अर्थात रेजिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, ओम में मेजर किया जाता है। ओम क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है, वह रेजिस्टेंस का मात्रक है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। जहां पर R क्या है, प्रतिरोध है, L क्या है, चालक की लंबाई है, और ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो क्या है, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं। तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ए क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एल क्या है, चालक की लंबाई, और आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है। अब इस फार्मूला से हम किसी भी चालक के रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है। मतलब जो चालक का रेजिस्टेंस है वह किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं,
चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, अर्थात डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है, इसको हम लोग डिटेल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो इसकी डिपेंडेंसी होती है वह क्या होता है, चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई, अर्थात जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और चालक के लंबाई पर इस प्रतिरोध की जो डिपेंडेंसी होती है वह कैसे होती है, वह डायरेक्टली होती है, अर्थात लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका यह कहने का मतलब है यदि चालक के लंबाई को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और चालक के लंबाई को यदि घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, अर्थात बोल सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी जो इसकी डिपेंडेंसी होती है वह किस पर होती है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस प्रकार से होती है, तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरी जो इसकी डिपेंडेंसी होती है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर, अर्थात यदि कंडक्टर का हम मटेरियल चेंज कर देंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे कंडक्टर के मटेरियल को आप चेंज करेंगे तो कंडक्टर का जो मटेरियल आप चेंज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी होती है वह क्या होता है, वह कंडक्टर के मटेरियल पर निर्भर करता है। तो अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, जिसके वजह से चालक का रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आप चालक के पदार्थ को चेंज करते हैं, चालक के मटेरियल को चेंज करते हैं, कंडक्टर के मटेरियल को चेंज करते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक ना। चौथी जो डिपेंडेंसी होती है वह तापमान पर। इसका यह मतलब है कि यदि किसी चालक के टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसको एक रिलेशन से समझते हैं, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यह रिलेशन हमको यह बताता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब यहां देखिएगा, यदि इस टेम्परेचर को हम क्या करें, बढ़ा दें, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो चालक का रेजिस्टेंस होता है या कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वह टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसकी डिपेंडेंसी किन किन क्वांटिटी पर होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यह जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वह चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, और भी उसकी डिपेंडेंसी कैसे होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अर्थात यदि चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा।
यदि चालक की लंबाई को घटाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। दूसरी डिपेंडेंसी क्या थी कि यह जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन उसकी डिपेंडेंसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आप बढ़ाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को यदि घटाते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, वह बढ़ेगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तीसरी डिपेंडेंसी क्या होती है कि जो चालक का रेजिस्टेंस होता है वह चालक के मटेरियल पर निर्भर करता है, अर्थात यदि चालक के मटेरियल को आप चेंज कर देंगे तो चालक का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चौथी जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होता है, टेम्परेचर पर होता है, अर्थात यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से यह 4 डिपेंडेंसी है जिस पर हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है या निर्भर करता है। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर जो है डेल्टा टी है, डेल्टा टी क्या है, वह टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं तापीय गुणांक, तापीय गुणांक। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका यूनिट क्या होगा, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। डेल्टा टी का मतलब आप क्या लिखेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1, टेम्परेचर डिफरेंस। अब आप देखे होंगे आपके एग्जामिनेशन में कभी कभी प्रश्न आपका अनुपात का बनता है। आपके प्रश्न इस प्रकार से दिए रहते हैं कि कोई 2 चालक है, दोनों चालक समान पदार्थ के बने हुए हैं, एक चालक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे चालक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले चालक का रेजिस्टेंस 10 ओम है तो दूसरे चालक का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब यहां से ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है वह लंबाई के कैसा है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अर्थात लंबाई को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। यदि आपके पास कोई 2 कंडक्टर है, आपके पास यदि 2 कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, समान पदार्थ के बने हुए हैं, आपके पास 2 कंडक्टर हैं और दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो दोनों में क्या चीज चेंज नहीं होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वो हमारा चेंज नहीं होगा। वह दोनों कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं। उस स्थिति में मान लीजिए पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है और उसका लेंथ L1 है, तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L1 होगा। दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस R2 है और उसका लेंथ क्या है, L2 है, तो R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 होगा। दूसरा इक्वेशन इसको बोल सकते हैं। अब यहां से हम क्या ले सकते हैं, R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। देखिएगा ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होगा जब दोनों कंडक्टर का मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि जब दोनों कंडक्टर का मटेरियल सेम होगा तब विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब इस कंडीशन को अप्लाई करके हम एक रेशियो का फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर का आपको लंबाई दिया रहेगा, किसी एक कंडक्टर का आपको रेजिस्टेंस दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको निकालना रहेगा कि दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 कंडक्टर आपको दिए रहे होंगे, दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया रहा होगा, एक कंडक्टर का लेंथ दिया रहा होगा और दूसरे कंडक्टर का लेंथ आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आप इस
रेजिस्टेंस के रेशियो का फॉर्मूला यूज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये रेजिस्टेंस का रेशियो का जो फॉर्मूला है किस पर है, लेंथ पर है, मतलब लेंथ को चेंज करके आपको रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, तब बड़े आसानी से इस रेशियो के फॉर्मूला को आप यूज करके, इस रेजिस्टेंस के रेशियो के फॉर्मूला को यूज करके आप उसको आंसर निकाल सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए दो कंडक्टर में एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है और दोनों कंडक्टर का लेंथ दिया है, तो यहां से आप एक का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर दोनों का रेजिस्टेंस दिया है, दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया है, किसी एक की लंबाई दिया है, तो दूसरे कंडक्टर का आप लंबाई निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला से आपको दो तरह के प्रश्न बनेंगे, या तो दोनों रेजिस्टेंस दिए रहे होंगे, किसी एक का लंबाई दिया रहा होगा और दूसरे का लंबाई पूछेगा, या तो दोनों का लंबाई दिया रहेगा, किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा, दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। तो बड़े आसानी से इस फार्मूला को यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, दूसरे तरीके से भी प्रश्न हो सकता है, जिस प्रकार से लंबाई को चेंज करके रेजिस्टेंस के अनुपात का प्रश्न बन सकता है, उसी प्रकार से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी चेंज करके रेजिस्टेंस के अनुपात का प्रश्न बन सकता है। उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। R इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहां देखिएगा, यहां से देखा जाए कि जो रेजिस्टेंस है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, इसको घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर आपके सेम मटेरियल के बने हुए हैं। यदि पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, A1 है, दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, R2 है और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, A2 है। अब ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल टू A2 अपान A1। A2 अपान A1। अब देखिएगा, इस फॉर्मूला से आप रेजिस्टेंस का अनुपात आप निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो कंडक्टर का, यदि आपको दोनों कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया हो। अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा, मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर का आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और दूसरे कंडक्टर का आपका रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो बड़े आसानी से इस फॉर्मूला को यूज करके उसका हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। या दो कंडक्टर आपको दिया हुआ है, दोनों कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक कंडक्टर या दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोनों कंडक्टर के रेजिस्टेंस का अनुपात कितना होगा, तब भी उसको इस फॉर्मूला की सहायता से उसको निकाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हो, एक कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया है और दूसरे कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पूछ रहा है, तब भी इस फॉर्मूला को यूज करके उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने होंगे। जब दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो रेजिस्टिविटी होगी या प्रतिरोधकता होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलना है, वो दोनों कंडक्टर का सेम हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल होगा। यदि दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के नहीं बने होंगे या दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल का नहीं होगा, तब ये फॉर्मूला उसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब दो कंडक्टर का आपको प्रश्न में दो कंडक्टर के बारे में कहा जा रहा है, दो कंडक्टर की बात किया जा रहा है और दोनों कंडक्टर क्या है, सेम मटेरियल के बने हैं, तब जाकर के इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे। अगर दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल की नहीं बने हैं तब वहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है कि उस प्रश्न में दोनों कंडक्टर के बारे में जो बात बोली जा रही है उसमें यह शब्द लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं। यदि दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं तब इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यदि दोनों कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको दिया गया हो तो। चलिए, तीसरे तरह का प्रश्न कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहां पर देखिएगा, अभी हम लोगों ने देखा कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिएगा, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वह कैसा होता है, वह सर्कुलर होता है। वह कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो इस एरिया को अगर हम लिखें तो आप वही एरिया लिखेंगे जो सर्किल का एरिया होता है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं आर जो है वह कहीं ना कहीं रेडियस पर भी निर्भर करेगा, और वह रेडियस का कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के। तब इस एरिया की जगह हम क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई तो हमारा कांस्टेंट है। तो अगर कहा जाए कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उसके रेडियस पर कैसा डिपेंडेंसी होता है या निर्भरता होती है, तब क्या कहेंगे, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के त्रिज्या के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है और उसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r1 है, तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं कि R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r1 का स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर दूसरा कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, और उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r2 है, तो इस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी उसके त्रिज्या पर किस प्रकार से होगी, इनवर्सली होगी और त्रिज्या की स्क्वायर होगी। ठीक है। अब यहां से दोनों इक्वेशन की सहायता से हम ये लिख सकते हैं R1 अपान R2 इक्वल टू स्मॉल r2 स्क्वायर अपान स्मॉल r1 स्क्वायर। ये स्मॉल r है क्या, ये रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। ठीक है। अब देखिए यहां से भी आपका प्रश्न बन जाएगा कि यदि दो कंडक्टर दिए गए हों और दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने हों, यदि एक कंडक्टर की त्रिज्या R1 है और दूसरे कंडक्टर की त्रिज्या R2 हो, यदि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको दिया गया हो तो दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा, तो बड़े आसानी से इस फार्मूला को यूज करके हम दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यह भी फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने होंगे। दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने होंगे। अगर दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के नहीं बने हुए हैं तब यह फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के बने होंगे तब वहां पर रेजिस्टिविटी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब इस फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं। यदि दोनों कंडक्टर की त्रिज्या दिया गया हो और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों कंडक्टर के रेजिस्टेंस का अनुपात कितना होगा, तब भी इसको निकाल सकते हैं। यदि दोनों कंडक्टर के आपको रेजिस्टेंस दिया गया हो और किसी एक कंडक्टर की त्रिज्या दिया गया हो, दूसरे कंडक्टर की त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है, तब भी आप इस फार्मूला की सहायता से उसको निकाल सकते हैं। चलिए, जिस प्रकार से आप रेडियस को चेंज करके आप रेजिस्टेंस यहां कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी प्रकार से डायमीटर को भी चेंज करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां देखिएगा, R इक्वल टू रो L बाई ए, इसी फार्मूला को हम लेके चल रहे हैं। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वह कहीं ना कहीं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यह जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू क्या था, पाई आर स्क्वायर है। आर क्या होता है, आर यहां पर क्या है, रेडियस है। अब इसको हमको डायमीटर में लिखना है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है। तो अगर इस रेडियस को डायमीटर के टर्म में लिखें तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, आर इक्वल टू डी बाई टू लिख सकते हैं, डी बाई टू लिख सकते हैं, जहां पर डी क्या है, डायमीटर होता है, जहां डी क्या है, डायमीटर है। अब जैसे आर इक्वल टू डी बाई टू यहां रखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर 1/, इसको क्या लिखेंगे। अब यहां पर देखिएगा रेजिस्टेंस जो होगा वह डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, क्योंकि इसी आर की जगह हमने क्या रख दिया है, डी बाई टू। तो डी बाई टू का जब स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब यहां से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो पाई, अच्छा पाई बाई 4 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अब यहां देखिएगा π/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां लिख सकते हैं जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि मान लीजिए हमारे पास पहला कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, R1 है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और उसका डायमीटर क्या है, D1 है। कोई दूसरा कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R2 है और डायमीटर क्या है, D2 है। तो इन दोनों को यूज करके हम ये लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। अर्थात अगर दो कंडक्टर आपको दिया गया है, दोनों कंडक्टर का डायमीटर आपको दिया गया है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया गया है, दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप बड़े आसानी से दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यह भी फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका दोनों कंडक्टर का मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। दोनों कंडक्टर का मटेरियल सेम होने से क्या फायदा है, दोनों कंडक्टर का मटेरियल अगर सेम रहेगा तो आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या रहेगा, वह दोनों का सेम रहेगा। तब जाकर के हम ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं या इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दोनों कंडक्टर का मटेरियल क्या है, सेम है। यदि दोनों कंडक्टर का मटेरियल नहीं सेम होगा तब ये फॉर्मूला को हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक और कंसेप्ट को सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से अगर दिया गया हो, यदि एक चालक को खींचकर यदि उसकी लंबाई n गुना कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न आपके कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है। मतलब एक चालक को खींचकर यदि उसकी लंबाई n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा उसका आंसर आप 10 सेकंड में दे देंगे। 10 सेकंड भी आपको अधिक समय लग गया, उससे भी कम समय में आप उसका आंसर दे देंगे। चलिए पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रश्न ये दिया गया है कि एक चालक को खींचकर यदि उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जा रहा है, मतलब उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। कंडक्टर वही है, कंडक्टर नहीं चेंज कर रहे हैं, कंडक्टर वही है, बस उस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। यदि कंडक्टर को स्ट्रेच करके उसकी लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस कंडक्टर को ही स्ट्रेच करके खींच करके उसकी लंबाई को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यही प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले कंडक्टर आपका इस प्रकार से रहा होगा, इसकी लंबाई क्या है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये कब की स्थिति है, खींचने से पहले की स्थिति है, खींचने से पहले की स्थिति है।
अब जब इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, अब देखिएगा जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, वो घट जाएगा। कहने का मतलब अब यह कंडक्टर कहीं ना कहीं इस प्रकार से बन जाएगा। इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। प्रश्न में दिया गया है इसका लंबाई कितना गुना बढ़ रहा है, n गुना। तो अब अगर हम एल डैश की बात करें तो एल डैश क्या लिखेंगे, एन एल हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। मतलब अब तो ए नहीं रहेगा क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज हो गया है, तो उसको हमने ए डैश से लिख दिया है। ये कब की कंडीशन है, खींचने की बात, खींचने के बाद। अब देखिएगा अगर खींचने से पहले की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम R1 से अगर उसको दर्शा रहे हैं तो R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो एल अपान ए। अच्छा एक चीज और देखिएगा, इसी कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, खींच करके उसके लंबाई को n गुना किए हुए हैं। तो जब इसी कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना किए हुए हैं तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मटेरियल तो नहीं चेंज हो रहा है, मटेरियल तो वही है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध चेंज होने वाला नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का क्या होगा, सेम ही रहेगा। अच्छा खींचने के बाद अगर हम बात करें तो इसके रेजिस्टेंस को अगर हम R2 बोल रहे हैं तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल आपको चेंज नहीं हो रहा है, तो रो अच्छा एल डैश अपान ए डैश, क्योंकि आपको एरिया और लेंथ दोनों क्या हो गया है, चेंज हो गया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लेंथ दोनों क्या हो गया है, चेंज हो गया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, खींचने से पहले और खींचने के बाद विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा और क्या चीज हमारा सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो आप ध्यान दीजिए, खींचने से पहले और खींचने के बाद दोनों स्थिति में कंडक्टर का आयतन नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम, जो कंडक्टर का वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। सिर्फ इसका क्या है, शेप चेंज हो रहा है, सिर्फ इसका क्या है, शेप चेंज हो रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, वो हमारा कांस्टेंट है। तो लिख सकते हैं खींचने से पहले का आयतन और खींचने के बाद का आयतन, खींचने के बाद का आयतन वो हमारा क्या होगा, वो दोनों हमारे क्या होंगे, वह इक्वल होंगे, वो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब खींचने से पहले का आयतन और खींचने के बाद का आयतन दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि केवल शेप चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब खींचने से पहले का आयतन क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, और खींचने के बाद का आयतन क्या होगा, वो भी एरिया इंटू लेंथ। यहां का एरिया क्या है, ए डैश इंटू एल डैश। अब यहां से आपको क्या मिला, अच्छा यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एल डैश है, जो एल डैश है वह एनएल के बराबर है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, वह एनएल के बराबर है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एल डैश अपान एल इक्वल टू एन, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एल अपान एल डैश इक्वल टू 1 अपान एन, दोनों लिख सकते हैं।
यल डैश अपॉन यल इक्वल टू एन लिख सकते हैं, या यल अपॉन यल डैश इक्वल टू 1 अपॉन एन लिख सकते हैं। अब यहां देखिएगा, यहां से क्या लिखोगे, ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यल डैश अपॉन यल। अब देखिएगा यल डैश अपॉन यल किसके इक्वल है, वह एन के इक्वल है, वह क्या है, एन के इक्वल। यहां पर हमने क्या देखा कि ए अपॉन ए डैश इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, वह किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। चलिए ठीक है, अब दोनों रेजिस्टेंस को हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। R1 क्या था, रो एल बाई ए, R2 क्या था, R2 क्या था, रो एल डैश अपॉन रो R1 क्या है, रो एल अपॉन ए है, और R2 क्या है, अब यहां देखिएगा R2 क्या है, रो एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश अपॉन ए डैश। अब दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, R2 अपॉन R1। जैसे R2 अपॉन R1 करेंगे तो R2 क्या है, रो एल डैश अपॉन ए डैश, और R1 क्या है, रो एल अपॉन ए। रो से रो कैंसिल, आपको क्या मिलेगा, एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश। अब देखिएगा एल डैश अपॉन एल वह किसके इक्वल है, आप देख चुके हैं कि एल डैश जो है वह एन एल के इक्वल था। तो यहां से एल डैश अपॉन एल की बात करें तो किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं एन एल डैश अपॉन एल, एल डैश अपॉन एल की जगह हम एन रखेंगे, और ए अपॉन ए डैश भी किसके इक्वल था, एन था। ये कहां से हम समझे थे, इसको हम यहां से समझे थे, ए इंटू एल इक्वल टू क्या था, ए डैश इंटू एल डैश था। यहां से देखिएगा तो ए अपॉन ए डैश इक्वल टू क्या था, यहां पर आपको क्या मिलेगा, एल डैश अपॉन एल मिलेगा, एल डैश अपॉन एल। अब देखिएगा एल डैश अपॉन एल एन के इक्वल है, एन के इक्वल है, तो ए अपॉन ए डैश भी किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। तो वही मैं एल डैश अपॉन एल की जगह एन रखा हूं, और ए अपॉन ए डैश की जगह हमने एन रखा हूं। तो यहां से आपको क्या मिल गया, एन स्क्वायर मिल गया। अब यहां से देखेंगे कि R2 इक्वल टू वह क्या होगा, एन स्क्वायर आर, एन स्क्वायर आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कहने का मतलब क्या है, यदि एक कंडक्टर को खींचकर उसके लंबाई को एन गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। अर्थात अगर एक कंडक्टर को खींचकर उसके लंबाई को हम 2 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 4 गुना हो जाएगा। यदि एक कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई को हम 3 गुना कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 गुना हो जाएगा। तो यहां पर जो यन है वह किसको बता रहा है, गुना को बता रहा है। अगर उसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जा रहा है तो यन की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर उसके लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जा रहा है तो यन की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यदि कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जा रहा है तो एन की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। जैसे एन की जगह 4 रखेंगे तो एन का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 गुना, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। अर्थात एक कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई को अगर हम 4 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध जो होगा वह 16 गुना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, तो अब इतना आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बस यह आपका रिजल्ट आपको याद रखना है, यह आपका रिलेशन याद रखना है कि किसी कंडक्टर को यदि हम खींच करके उसके लंबाई को एन गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब आपको आपके प्रश्न में लंबाई, कंडक्टर की लंबाई को खींच करके 2 गुना कर दिया जाए तो एन की वैल्यू 2 रखिएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। यदि कंडक्टर को खींच करके उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो एन की जगह 4 रखिएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा।
तो इस प्रकार से अब कोई भी प्रश्न आपको बनेगा, यदि कंडक्टर को खींचने का बात किया रहेगा क्वेश्चन में, ये ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न में आपको खींचने की बात किया गया है कि नहीं किया गया। अगर खींचने की बात किया गया है तब आपको यह फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि उस प्रश्न में आपको खींचने की बात नहीं किया गया होगा, उसकी जगह पर वह क्या कहे होंगे प्रश्न में कि आयतन को नियत रखते हुए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए यदि किसी कंडक्टर की लंबाई को n गुना कर दिया जाए। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, आयतन को नियत रखते हुए यदि किसी कंडक्टर की लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इसको समझिए। खींचने की बात किया जा रहा था तो आपने क्या देखा था कि खींचने से पहले और खींचने के बाद आयतन क्या था, सेम था। तो अगर आपके प्रश्न में खींचने का बात नहीं किया गया है तो उसके जगह पर क्या कहेंगे वो प्रश्न में, वो यह कहेंगे कि आयतन को नियत रखते हुए। तो खींचने की बात करेगा तब भी आपको आयतन नियत रहेगा, और उसी चीज को अगर आयतन को नियत रखते हुए बात कर रहा है तब भी समझेगा वो खींचने का ही आपका वो बात किया जा रहा है। वह क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच करने का ही बात किया जा रहा है। कंडक्टर को स्ट्रेच किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो या तो प्रश्न में आपको कंडक्टर को स्ट्रेच करने की बात किया जा रहा होगा, उसको खींचने की बात किया जा रहा होगा, या तो उसकी जगह पर आयतन को नियत रखने की बात किया जा रहा होगा। तो दोनों हमारा प्रश्न क्या है, सेम ही है। दोनों प्रश्न अलग अलग नहीं है, दोनों प्रश्न क्या है, सेम है। और दोनों प्रश्न के लिए आपको यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अर्थात यदि आयतन को हम क्या कर रहे हैं, नियत रख रहे हैं, नियत रखते हुए उसके लंबाई को n गुना कर रहे हैं, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तब भी n स्क्वायर टाइम्स होगा, n स्क्वायर गुना होगा। यदि आपको कंडक्टर को खींच करके लंबाई को n गुना कर रहे हैं तब भी आपका नया प्रतिरोध n स्क्वायर गुना होगा। दोनों प्रश्न सेम है, क्योंकि कंडक्टर के खींचने के बाद आप क्या देख रहे थे कि आयतन खींचने से पहले और खींचने का बाद क्या था, सेम था। तो चाहे प्रश्न में आपको कंडक्टर के खींचने की बात किया जा रहा हो या तो कंडक्टर के आयतन को नियत रखने की बात किया जा रहा हो, ये दोनों प्रश्न हमारे क्या होंगे, वो सेम होंगे। और दोनों प्रश्न के लिए हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। दोनों प्रश्न के लिए यही फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो जब भी किसी कंडक्टर को खींच करके लंबाई को हम क्या करेंगे, n गुना कर देंगे, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। चलिए अब इसी के जगह इस प्रकार से प्रश्न बन जाए, अब इसी की जगह इस प्रकार से प्रश्न बन जाए, एक चालक को कंप्रेस करके उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा। एक चालक को कंप्रेस करके उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, उसको स्ट्रेच कर रहे थे, खींच रहे थे, और खींच करके उसके लंबाई को n गुना कर रहे थे। और यहां पर क्या है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करके उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जा रहा है। क्योंकि जब कंप्रेस करेंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब उसको खींचेंगे तो उसका लेंथ क्या होगा, वह बढ़ेगा। ठीक है,
तो यहां पर प्रश्न क्या है कि यदि किसी चालक को कंप्रेस करके उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा, कंप्रेस करने के पहले की स्थिति इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये कंप्रेस करने से पहले की स्थिति है और ये क्या है, कंप्रेस करने के बाद की स्थिति है। कंप्रेस करने के बाद ये कंप्रेस करने से पहले की स्थिति है और यह कंप्रेस करने के बाद की स्थिति है। देखिएगा, दोनों स्थिति में क्या होगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, वह चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है। जब मटेरियल सेम रहेगा तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। उसके साथ साथ और क्या नहीं चेंज होगा, इसका आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कंप्रेस करने से पहले और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कंप्रेस करने के बाद वो हमारा क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ इसका शेप चेंज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां लिख सकते हैं कंप्रेस करने से पहले का आयतन और कंप्रेस करने के बाद का आयतन, वो दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, कंप्रेस करने से पहले का आयतन क्या लिखेंगे, ए इंटू एल लिखेंगे, और कंप्रेस करने के बाद का आयतन क्या होगा, ए डैश इंटू एल डैश। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ए अपान ए डैश इक्वल टू एल डैश अपान एल, एल डैश अपान एल, ए अपान ए डैश इक्वल टू एल डैश अपान एल। अब ये किसके इक्वल होगा, आपने देखा है कि जो तुम्हारा एरिया है वो एन गुना हो जा रहा है, क्रॉस एरिया क्या है, एन गुना हो जा रहा है। इट मीन्स ए डैश इक्वल टू क्या है, एन ए के इक्वल है। तो यहां से लिख सकते हैं ए डैश अपान ए इक्वल टू एन, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ए अपान ए डैश इक्वल टू 1/n। अब देखिएगा, ए अपान ए डैश किसके इक्वल है, 1/1, ये किसके इक्वल होगा, 1/n के। यहां से लिख सकते हैं कि ए अपान ए डैश इक्वल टू एल डैश अपान एल इक्वल टू 1/n के इक्वल होगा। अब देखिएगा, कंप्रेस करने से पहले की स्थिति में जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वह R1 होगा। तो R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए लिखेंगे,
कंप्रेस करने के बाद की स्थिति में जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का उसको R2 लिखेंगे। R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश अपॉन ए डैश। अब दोनों को आप डिवाइड करिए तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या लिखोगे, रो एल अपॉन ए इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। ये कैंसिल हो गया तो यहां से क्या मिलेगा, एल अपॉन एल डैश इक्वल टू ए डैश अपॉन ए, ए डैश अपॉन ए। अब यहां से हमको क्या मिला था, ए डैश क्या था, एन इंटू ए था, ए डैश अपॉन ए क्या मिलेगा, एन मिलेगा, एन के इक्वल होगा। अच्छा, जब वॉल्यूम की कंडीशन की बात किए थे खींचने कंप्रेस करने से पहले, कंप्रेस करने के बाद दोनों स्थिति में वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। ए इंटू एल इक्वल टू क्या था, ए डैश इंटू एल डैश। तो ए बाई ए डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल डैश अपॉन एल लिखेंगे। और ए बाई ए डैश क्या होगा, देखिए ए डैश अपॉन ए क्या है, एन है, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखिए, ए इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश। हमको ए डैश अपॉन ए चाहिए ना, तो ए डैश अपॉन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन एल डैश लिख सकते हैं। अब देखिए ए डैश अपॉन ए क्या था, एन था, ये किसके है, एन के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एन के। अब यहां हम क्या लिखेंगे, अब देखिएगा इधर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या आपको मिला है, R2 अपॉन R1 इक्वल टू रो एल अपॉन ए अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, रो एल डैश अपॉन ए डैश, रो से रो कैंसिल हो गया, एल अपॉन एल डैश इंटू यहां क्या मिलेगा, ए डैश अपॉन ए, ए डैश अपॉन ए मिलेगा। अब यहां देखिएगा एल अपॉन एल डैश, एल अपॉन एल डैश किसके इक्वल है, एन के, और ए डैश अपॉन ए किसके इक्वल है, वो भी एन के इक्वल है। अब ये किसके इक्वल हो गया, एन स्क्वायर। अब यहां से हमको क्या मिल गया, एल अपॉन ए डैश जो है वो हमारा क्या है, एन है। ए डैश अपॉन ए को हमने क्या रखा है, एन रखा है। अब यहां से देखिएगा ए इंटू एल, ए इंटू एल, ए डैश इंटू एल डैश होगा, तो ए डैश अपॉन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल अपॉन एल डैश। तो ए डैश अपॉन ए किसके इक्वल है, एन के। अब यहां देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, एल अपॉन एल डैश, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, R2 अपॉन R1 किया है, और ये क्या होना चाहिए, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन, ठीक है। R1 की वैल्यू क्या है, रो एल बाई ए, R2 क्या है, रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल गया, एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर हमको क्या मिल गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू एन स्क्वायर मिला है। हमको क्या चाहिए, R2 चाहिए, तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पर देखिएगा R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 इक्वल टू R1 बाई एन स्क्वायर, R1 बाई एन स्क्वायर। R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा, यहां से R2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, R1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप कंडक्टर को स्ट्रेच करके, जब आप कंडक्टर को स्ट्रेच करके लंबाई को n गुना किया था, तब आपका जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था वो कैसे चेंज हो रहा था, n स्क्वायर गुना चेंज हो रहा था। जब कंडक्टर को कंप्रेस करके उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना आप कर देंगे, तो उस स्थिति में जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, 1 अपॉन n स्क्वायर गुना हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अर्थात अगर कहा जाए आपसे कि कोई आपके पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को कंप्रेस करके उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए, तो उसका नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग
रेजिस्टेंस को समझे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के डिफिनीशन को हम लोग समझे कि कैसे हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस जो होता है वह किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है उसको भी हम लोग देखा। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वह किन किन क्वांटिटी पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है उसको हम लोग डिटेल तरीके से समझे। लंबाई को चेंज करके किस प्रकार से रेजिस्टेंस के अनुपात के प्रश्न बन सकते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को चेंज करके किस प्रकार से अनुपात का प्रश्न बन सकता है, किस प्रकार से रेजिस्टेंस के अनुपात का प्रश्न बन सकता है, रेडियस को चेंज करके किस प्रकार से रेजिस्टेंस के रेशियो का प्रश्न बन सकता है, या डायमीटर को चेंज करके किस प्रकार से रेजिस्टेंस के रेशियो के प्रश्न बन सकते हैं। इन सभी कंसेप्ट को हम लोग समझे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यदि किसी कंडक्टर को आप स्ट्रेच करके उसके लंबाई को n गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो आपने ये देखा कि उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि यदि किसी कंडक्टर को कंप्रेस करके उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो हम लोग ने देखा कि यदि उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आप n गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध 1/n स्क्वायर गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस को समझेंगे कि किस प्रकार से हम रेजिस्टेंस को कंबाइंड कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं तो उनको किस प्रकार से आप संयोजित कर सकते हैं, कितने तरीके से आप उसको संयोजित कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम कंबाइंड कर सकते हैं या उनको संयोजित कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।